बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान गैर मुल्की इदारों का और गैर मुल्कों का मकरूज़ है, और मकरूज़ इसलिए है क्योंकि हमारा खर्चा हमारी जो आमदन है उससे कई ज़्यादा है, और हमारा खर्चे का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदने में चला जाता है। अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल कम हो जाए तो यकीनन हमारा कर्जा भी कम हो जाएगा, हमारी आमदन भी हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। और एक तरीका इस पेट्रोलियम मसनूआत की इंपोर्ट को कम करने का बड़ा ही आसान है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है, पाकिस्तान के अंदर जो बिजली बनती है वो ज़्यादातर फर्नेस ऑयल से बनती है या फिर गैस से बनती है। इसको तब्दील करके रिन्यूएबल एनर्जी यानी सूरज की शुआओं, अल्लाह ताला की तरफ से दी गए जो हमारे यहाँ दरिया हैं हाइडल पावर की फॉर्म के अंदर, वो और साथ ही साथ विंड एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक मसला और पाकिस्तान की बिजली की किल्लत का मसला कम हो सकता है, बहुत हद तक कम हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर तकरीबन आजकल के दिनों के अंदर 30-31 हज़ार मेगावाट के करीब डिमांड है। हम तकरीबन 40,000 मेगावाट के करीब कैपेसिटी रखते हैं बिजली प्रोड्यूस करने की, और आजकल शॉर्टफॉल चल रहा है तकरीबन 5 से 6 हज़ार मेगावाट का, और हमारे यहाँ बिजली बन रही है 25,000 मेगावाट। जो बिजली घर हमारे यहाँ बने हुए हैं वो कैपेसिटी पेमेंट तो ले ही ले रहे हैं, चाहे चलें या ना चलें, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से उनको बंद किया जाए, लेकिन एक भारी रकम कैपेसिटी सरचार्ज की फॉर्म के अंदर उनके पास जा रही है। ऐसी सूरत हाल में हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइडल एनर्जी की तरफ क्यों नहीं आ रहे, ये एक ऐसा सवाल है जो कि हम लोगों को सबसे एक दूसरे से पूछना पड़ेगा। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 22 से 24 करोड़ की है, और इस आबादी के अंदर हर साल 2% इजाफा हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर बढ़ती हुई आबादी को बिजली फराहम करना और बतदरीज इसको इंक्रीज करते जाना एक चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर दिन के अंदर 8.5 घंटे के करीब जो धूप होती है उसको इस्तेमाल करके एक दिन के अंदर तकरीबन 5.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी हासिल की जा सकती है सोलर पैनल्स के जरिए। विंड एनर्जी की हमारे पास तकरीबन कैपेसिटी जो हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो 43,000 मेगावाट है, जिसके अंदर से तकरीबन कवरेज एरिया जो होगा वो 9,700 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा। पाकिस्तान में तकरीबन हाइडल एनर्जी के हवाले से हमारे पास लाखों मेगावाट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी अल्लाह ताला की तरफ से हमें गिफ्ट दी गई है। इतनी सारी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ब्लेसिंग्स को हम नज़रअंदाज करते हैं और हम ख़रीदते हैं महंगा फ्यूल, महंगे फर्नेस ऑयल के ज़रिए हम अपनी मईशत को भी तबाह कर रहे हैं, हम अपने माहौल को भी तबाह कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो कि उन 10 ममालिक की फहरिस्त के अंदर है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा हिट करेंगे, और इस साल हम लोगों ने देखा भी कि किस तरीके से फ्लैश फ्लडिंग भी हुई, अर्बन फ्लडिंग भी हुई, और दर्जा हरारत पारा इस कदर हाई चला गया कि लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। और ये बात कोई आसमान से उतरी है, कोई बहुत मायूब बात नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो इस मॉडल पर चल रहे हैं। आइसलैंड 100% अपनी एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाता है। पैराग्वे 100% एनर्जी अपनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाता है। 99% कोस्टा रिका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से अपनी एनर्जी बनाता है। नॉर्वे भी तकरीबन 99 यानी 98.5% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जरिए बिजली बनाता है। ऑस्ट्रिया 80%, ब्राज़ील 75% और डेनमार्क 69.4%। ऐसी सूरत हाल में हमारा एक बहुत छोटा चंक है जो रिन्यूएबल एनर्जी से बन रहा है। इस हुकूमत ने आके, और इससे पिछली हुकूमत और बाकी सारी हुकूमतों को ये रियलाइज़ तो हो गया कि अब कोयले के ऊपर, अब पेट्रोलियम मसनूआत से पे इन्हिसार करने से ज़्यादा हमें सोलर की तरफ आना पड़ेगा, और बहुत सारे घरों ने अपनी मदद आप के तहत सोलर पावर्स और सोलर पैनल्स लगा भी लिए हैं। इस साल 21 जुलाई 2022 को हुकूमत ने यह डिसाइड किया है कि 6,000 मेगावाट सोलर एनर्जी, चीप सोलर एनर्जी यानी सस्ती सोलर एनर्जी ऐड की जाएगी। और ये सोलर एनर्जी के हवाले से हमारे ही प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और स्पेशली एनर्जी और इकोनॉमी के ऊपर जो काम कर रहे हैं बिलाल खियानी, उन्होंने हमें बताया था कि तमाम गवर्नमेंट की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा लिए जाएंगे और वो सोलर पावर्ड होंगी। हम शुरू तो कर चुके,
لیکن ہمارا انرجی مکس آج بھی ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے. کیا کرنا چاہیے, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. ڈاکٹر فیاض احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر لمز انرجی انسٹیٹیوٹ ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, SDPI میں ایڈوائزر ہیں, انرجی ایکسپرٹ ہیں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر گلفراز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابقہ سیکرٹری منسٹری آف پیٹرولیم ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی شو. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اکنامک ایکسپرٹ بھی ہیں اور انرجی کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر فیاض صاحب, کمنگ ٹو یو. پاکستان از بلیسڈ. پاکستان کے پاس سورج بھی ہے, پاکستان کے پاس ہائیڈل کیپیسٹی بھی ہے, پاکستان کے پاس ونڈ کیپیسٹی بھی ہے, لیکن ہمارا انرجی مکس پریڈومیننٹلی پیٹرولیم مصنوعات, گیس یا فیول کے اوپر چل رہا ہے. کیا ہمارا انرجی مکس پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کی انرجی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے کلائمیٹ کو دیکھتے ہوئے درست ہے یا نہیں؟ جی تھینک یو فار گیونگ می دی اپرچونٹی. پلیزر. جی انرجی مکس پہلے تو بہت ہی زیادہ سیکیور تھا ٹورڈز فرنس آئل, جو کہ آپ کہہ لیں 90 سے لے کر 2013 14 یا 15 16 تک, تو بہت زیادہ اب انرجی ڈائیورسٹی تو ہوئی ہے 2016 سے لے کر 2022 تک, لیکن رینیوبل کا شیئر اتنا زیادہ نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا. جی ہمیں کیونکہ سسٹم آپریشن میں ہر طرح کی انرجی کا ڈائیورسٹی ہمیں چاہیے. جو آپ نے ابھی کیپیسٹی کے نمبر بتائے کہ 40,000, پھر اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت اویلیبل کتنی ہے, تو ہر مہینے میں اس کی اویلیبلٹی بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے. جیسے ہائیڈرو پچھلے مہینے 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں تھا, جو کہ اب 8 سے 9 ہزار کے درمیان ہے, کیونکہ پانی آ گیا ہے, پانی کی اویلیبلٹی ہوگی اور یہ اس سے اور بھی تھوڑی بڑھ جائے گی. اسی طرح سردیوں میں پانی بالکل نہیں ہوگا, تو آپ کو انحصار کرنا پڑے گا ایسی ریسورسز پہ جو کہ آپ کو اویلیبل ہیں. اب دن میں آپ کو سولر ہیلپ کر دے گا, ٹھیک ہے, وہ 12 مہینے آپ کو ہیلپ کر دے گا, لیکن ونڈ آپ کو صرف جو ہے وہ جولائی اگست سپٹمبر یا ان مہینوں میں آپ کو ہیلپ کرے گی. تو ٹوٹل آپ کو اویلیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے کس سیزن میں کس مہینے میں کتنی ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے جو انحصار کیا تھوڑا ضرورت سے زیادہ کر دیا ہم نے فارن اپنے جو فیول پہ, کیونکہ وہ بیس لوڈ پلانٹ ہیں. تو بیس لوڈ پلانٹ جو کہ ہمارے آپ کی ہمیشہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس میں آپ کو فارن فیول بیسڈ پلانٹ کو بیس لوڈ نہیں بنانا چاہیے. یہ بات درست ہے, جو کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس 15 یا 16-17 ہزار جو میگا واٹ ہے وہ امپورٹ فیول بیسڈ ہے. اس میں تو ہمیں اس کو کم کرنا تھا, لیکن کیونکہ بہت جلد ہمیں شاید چاہیے تھی کیپیسٹی, پچھلی جو ہم نے جو 13-14 میں جو فیصلے کیے اس پہ RLNG کو ہم نے ایکسیسو 5,000 جو کہ شاید اس سے کم رکھنی جو پلانٹ رکھ لیتے, تو لیکن وہ کیپیسٹی بھی پورا کرنا تھی. اس وقت ہم نے ایڈوائزری جو NTDC کے جب میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا, تو چوتھے پلانٹ کے لیے ہم نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ ہم بیس لوڈ نہیں بنا سکتے اور اس کو ہم ٹیک اور پے پہ بھی نہیں لے سکتے. تو لیکن اس وقت کیونکہ زیرو لوڈ شیڈنگ ایک پولیٹیکل ایک سٹیٹمنٹ تھی جو گورنمنٹ نے دی ہوئی تھی, اس کو پورا کرنے کے لیے پھر شاید وہ فیصلے لیے گئے, لیکن اس نے ہمارے رینیوبل کی انجیکشن کو کسی حد تک بہت امپیکٹ کیا اور ہمیں اس پہ رادر بین لگانا پڑا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ابھی تک وہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی فضا بھی خراب کی, ابھی جو 4,000 میگا واٹ یا 3,000 میگا واٹ اور لگا سکتے تھے, اور ڈسٹریبیوٹڈ ہمیں لگانی چاہیے. یہ ہمیں بہت بڑے بڑے پارکس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ڈسٹریبیوٹڈ جنریشن بڑے, اور اس کے لیے سٹڈیز ورلڈ بینک کی بھی ہو چکی کہاں لگانے چاہیے. This is a very important point. ڈسٹریبیوٹڈ جو سولر پارکس بہت بڑے ضرورت نہیں ہے, ڈسٹریبیوٹڈ جگہوں پر ہم لوگ سولر پینلز کا ایک چھوٹا سا وہ لگا سکتے ہیں, سسٹم لگا سکتے ہیں, اینڈ دین اٹ کین بی فارورڈ. بلوچستان کے اندر بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کرے گا, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ وہاں پاپولیشن بڑی اسکیٹرڈ ہے. لیکن ارشد عباسی صاحب, ہمارے یہاں بڑی تیزی سے, اور ایشیا کے ہمارے جتنے ارد گرد کے ممالک ہیں ان کے اندر سے پاکستان کا ون آف دا ٹاپ پاپولیشن انکریز کا نمبر ہے. ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں, وسائل ہمارے
हमारे कम है, हम लोगों को ये फिक्र ही नहीं होती कि हम लोगों ने अपने आने वाली नस्लों को प्रोवाइड क्या करना है। और बिलखुसूस इतनी बढ़ती हुई कीमतें, डॉलर की कदर के अंदर इजाफा, पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम मसनूआत तो लेना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। रिन्यूएबल का शेयर हमारे यहाँ, जिस तरह अभी डॉक्टर फयाज साहब भी कह रहे थे कि जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था उस तरीके से नहीं बढ़ा, हमारा शेयर हमारी आबादी के तनासुब से होना कितना चाहिए कि हम ये कह सकें कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और हमारी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी है। अनिका, बड़ी अच्छी आपने बात जिक्र छेड़ा है, एक डिबेट शुरू की है। पहली बात ये कि आप ज़रा डाटा चेक करें, मिड 80s में यानी 1980 से लेके 1988 तक हमारे यहाँ जो रिन्यूएबल का जो शेयर था वो तकरीबन 65 to 68% था, यानी हाइड्रो पावर का शेयर बहुत ज़्यादा था। उस वक्त ये IPPs, ये सारे फॉसल फ्यूल के ऊपर कोई पावर प्लांट ज़्यादा नहीं आए थे। आज की डेट की बात ये है कि हमारे पास जो रिन्यूएबल का शेयर है वो हार्डली 30 से 32% है। अब दूसरी आपने बात कही है कि क्या रिन्यूएबल पाकिस्तान में, देखें पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान जिसे कहते हैं ना, ये ब्लेस्ड विद हाइड्रो पावर, सोलर एंड विंड। आपको बताऊं कि नार्दर्न एरिया KPK और आज़ाद कश्मीर को क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में कहते हैं हाइड्रो पावर बास्केट। 1,50,000 मेगावाट का यहाँ पोटेंशियल है। अब बात आ जाती, क्या ये दुनिया में पॉसिबल है किसी जगह में? देखें यूरोप में नॉर्वे से ज़्यादा डेवलप कंट्री कौन सा हो सकता है? उनके पास अपनी वो गैस भी है, वो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल भी है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी 95% डाटा चेक कीजिए, किस पे डिपेंडेंसी है? हाइड्रो पावर के ऊपर, जिसमें ज़ीरो फ्यूल है। ना आज हमें कोई डॉलर लगता, ना हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती। इसी तरह हमारे अपने इस रीजन में भूटान में तकरीबन 85% किस पे? हाइड्रो पावर के ऊपर है। अब बात ये कि हमने ऐसा क्यों किया, एक बात मैं ज़रा कन्फ्यूजन थोड़ी सी बता दूँ। देखिए हम जो बात करते हैं ना रिन्यूएबल में, इसमें जो सबसे जिसे कहते हैं ना तगड़ा जो सोर्स है, जिसका प्लांट फैक्टर 50 या 60% ज़्यादा होता है, वो हाइड्रो पावर है। जहाँ बात आ जाती है ना सोलर की और विंड की, आज इंडिया में 1,05,000 मेगावाट सोलर है, लेकिन उससे एनर्जी कितनी बनती है, यूनिट कितने जनरेट होते हैं, दैट इज़ मैटर। वो हार्डली कितने होते हैं, वो रेशियो है 1:17। सो हमारे पास जो पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का। और एक और बात है, गलतियां हमने अपने हाथ से की है। जब ये CPEC आया था तो इसमें खाली हमने 2 हाइड्रो पावर रखे थे, एक सुकी किनारी और कुरोट। देखिए ना, थोड़ा सब्र करते, कुरोट 720 मेगावाट आज ऑनलाइन पे आ गया ना। हमने वहाँ पे रखे हैं कोल, और कोल हमने कहाँ से ली है? हमने लिया है जी साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से और ऑस्ट्रेलिया से। अभी 2 महीने पहले एक लेटर लिखा, ऑपिड लिखा कि यार खुदा के वास्ते अफगानिस्तान, आप माशाल्लाह आपकी अपनी गवर्नमेंट, तालिबान आगे हुए, बार्टर कर लें, उनका कोल ज़्यादा बेहतर है, उसकी हीट वैल्यू ज़्यादा बेहतर है। आज मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हाँ हम वहाँ से जो कोल है बार्टर करेंगे, यानी शायद यहाँ से टॉफियाँ भेजेंगे, चिप्स, जो भी उनकी नीड है, डॉलर्स में ट्रेड नहीं होगी और कोयला वापस वो पाकिस्तान में आएगा। मसला यहाँ पे कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी है। पॉलिसी पे क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो अगले गवर्नमेंट आएगी फिर उससे आएगी, क्या हम ये सस्टेनेबल है या नहीं है? फॉसल फ्यूल के ऊपर, कोयले के ऊपर, LNG के ऊपर, ऑयल के ऊपर, देखिए हमने तो अपना बिगाड़ खुद किया। डॉक्टर साहब, आई एग्री विद यू। हमारे पास होती थी 65% थी। आई एंटायरली एग्री विद यू, कहां तक लेके 30। और आपको पता है इसके पीछे क्या जीनियस, क्या आपको पता है क्या होता है? इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमने मरना नहीं होता। वो क्या होता है, वो ट्रिक आपको ही पता। अब भी पाकिस्तान में ये पॉसिबल है। किस तरह पॉसिबल है कि हम दुनिया को बताएं? देखें आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, आपने बात की है, किसकी बात की है कि पाकिस्तान वनरेबल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। आपने देखा यूरोप में क्या हो रहा है, अब तो वो खुद प्रमोट कर रहे हैं, आपको फंडिंग देंगे, कहेंगे जी फॉसिल फ्यूल को खत्म करो और किस पे आओ, आप आओ रिन्यूएबल के पर, सोलर, हाइड्रो और विंड का मिक्स। और देखिए विंड की जीरो नहीं होती। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद फिर मैं डॉक्टर गुलफराज और डॉक्टर हसनैन को भी शामिल है गुफ्तगू करूंगी। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी क्लाइमेट चेंज की तरफ हम पूरी दुनिया जा रही है, और अब वो पॉइंट है जहां हम इवन वेस्टर्न कंट्री से भी टू चेंज फ्रॉम पेट्रोलियम एंड फर्नेस बेस्ड ऑयल की जो हमारी पावर प्लांट्स है उससे रिन्यूएबल की तरफ आने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमारी बड़ी मदद करेगा। लेकिन ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद फिर पेट्रोलियम के बारे में बड़ा कहा जाता रहा कि IPPs लगाने में और ये किक पैक्स और इस तरह की चीज़ें भी रहती रही। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम लोगों ने मुल्क के हिसाब से नहीं, अपने फायदे के हिसाब से बनाई। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि हम बात कर रहे थे फर्नेस ऑयल की, जिससे पाकिस्तान की ज़्यादातर बिजली बनती है, जो इंपोर्ट बिल का एक बहुत बड़ा चंक है। अगर इस चंक को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान जितनी चादर है उसमें उतने में पाँव फैलाने के काबिल हो जाएगा। लेकिन ये इंपोर्ट बिल का ये बड़ा हिस्सा जो है ये हमारे सर के ऊपर तलवार के तौर पर लटक रहा है और मुसलसल लटक रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, करीब आती जा रही है ये तलवार। डॉक्टर गुलफराज साहब, हम लोगों को खबरें भी आती हैं, ऑफ कोर्स कुछ सोर्सेज भी बताते हैं, कुछ इंटरनल सोर्सेज गवर्नमेंट के भी बताते हैं कि जो आईपीपीज लगते रहे, और ऑब्वियसली कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के थ्रू बहुत सारी खबरें बाहर भी आ गई, जो आईपीपीज लगते रहे, जो फर्नेस ऑयल के, जो कोल के बहुत सारे पावर प्लांट्स लगते रहे, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सनल गेन किसी ना किसी का होता था, चाहे वो बड़े लेवल पर हो या छोटे लेवल पर हो। क्या हम लोगों ने पर्सनल गेन्स के लिए अपने नेशनल गेन्स को कुर्बान कर दिया? मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जहाँ तक एनर्जी सेक्टर में दो हमारी फेजेस थे जिस वक्त बहुत ज्यादा पावर प्लांट हमने लगाए हैं। एक 1990 की थी जो 94 की पॉलिसी के ऊपर था, और फिर अब आकर जो 2014-15 में जो चाइना पाकिस्तान में कॉरिडोर के हुआ। इन दोनों जो पॉलिसीज थी 1994 की पॉलिसीज में हमने बहुत बड़ी कीमत ऑफर की थी 6.4 सेंट, और वो उस वक्त 3 to 3.5 सेंट के ऊपर पावर मिल रही थी। तो उस वक्त हमने बहुत ज्यादा, अच्छा उसके अलावा ये था कि फ्यूल प्राइस उसमें शामिल नहीं थी, और फिर एक बुनियाद बन गई जितने भी हमारे पास प्लांट लग रहे हैं उसको हम एक टैरिफ ऑफर करते हैं, लेकिन फ्यूल प्राइस शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से वो सारे पावर प्लांट में वो फ्यूल एफिशिएंट नहीं होते, और जिसकी वजह से वो आखिर में बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं। अभी मैं यहाँ पर इस पर आऊंगा, जो रिसेंटली 15-20 हजार के करीब मेगावाट बिजली जो थ्रू CPC रेफरेंस से आ रही है, उसमें हमने होमवर्क नहीं किया। मैं उस वक्त बहुत बताता था कि हमें अपनी जरूरत के मुताबिक तयन करना है, लोकेशन प्लांट की क्या होनी चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसका फ्यूल बेस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है ये होमवर्क नहीं हुआ। अगर आप देखिए तो बड़ी रिसेंट बात है, 2013, 14, 15, 16 में कहाँ पर होमवर्क हुआ, कौन सी स्टडी पब्लिश हुई है जिसके बेसिस के ऊपर ये पावर प्लांट लगा। तो मैं आपसे इस हद तक एग्री करता हूँ कि हमारा होमवर्क नहीं था। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, कोई भी मुल्क अगर कोई डिसीजन लेता है बिलखुसूस इस तरह की चीज़ों के बारे में जो कि हमेशा जिनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके अंदर से एनर्जी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जिसकी बेसिस के ऊपर सनत आगे बढ़ती है, तो वो डिसीजन लेता है इकोनॉमिक फैक्टर को भी सामने रखकर कि यानी अगर आप किसी टाइप का पावर प्लांट लगा रहे हैं तो क्या वो इकोनॉमिकली वायबल होगा फ्यूचर में या नहीं। हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन फोर्सी भी नहीं कर सकते कि हमारे अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, डॉलर के अंदर इजाफा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, इंडिजिनस चीज़ों के ऊपर हम लोग नहीं रिलाई कर पा रहे। कितना बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट हम लोगों को पे करनी पड़ी इन रॉन्ग डिसीजंस के, आपकी नज़र में? अगर हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स का एक बड़ा चंक होता तो कितना हम बच सकते थे ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट हम लोगों को पे करनी पड़ रही है इसकी? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी कम इल्मी की वजह से यही नहीं समझ सका कि जो अभी हमारे एक जो पार्टिसिपेंट थे वो रिन्यूएबल एनर्जी को 35% कह रहे थे, तो मेरे मुताबिक से तो 2% से ऊपर की रिन्यूएबल एनर्जी है ही नहीं। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम कहते हैं वो विंड एनर्जी है, सोलर है, पावर है, इथेनॉल से यानी गन्ने के छिलके से जो बनती है वो इस तरह की चीजें हैं, या सोलर है या विंड एनर्जी। इनको तो अभी एक्सप्लोर किया ही नहीं गया, और मैं दोबारा से बता दूं कि मैं अपनी कम इल्मी के बायस ये बात कर रहा हूँ। मुमकिन है कि इल्म ज्यादा हो तो उस वजह से कोई और बात आ गई। इसके बाद अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली की डिमांड की बात की जाए तो 25,000 है, और उसके बाद 25 से 26,000 मेगावाट के दरमियान आपको चाहिए होती है, और हम हाइड्रो पे बेस करते हैं, और हाइड्रो ही सबसे बेहतरीन पावर का जो है वो सोर्स है। टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो बता सकते हैं। अच्छा, दूसरे के मुताबिक अगर आप लेते हैं तो बेस्ट सोर्स जो है वो कोयला है।
अच्छा, पूरी दुनिया इसके अंदर आप बात करते हैं तो तकरीबन कार्बन एमिशन के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा ACCI जर्नल्स निकले हैं, और चाइना सबसे ज्यादा जिसने ऊपर रिसोर्स रिलाय किया और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्टिविटी हुई, और काइचेक इंडेक्स कहते हैं, और उसके मुताबिक उन्होंने सबसे ज्यादा कोयला जलाया। और उसके बाद ये सारे सुपर पावर्स ने मिलकर फैसला किया कि आप पूरी दुनिया से कोयल का खात्मा करेंगे, क्योंकि हमारी जो है अब इन्वायरमेंट खराब हो रही है, अब हमें जो है वो इसकी ख्याल रखना पड़ेगा। अभी हमें आप ग्रीन में डाल रहे हैं, अभी हमें डार्क तो हो लेने दें, हमें प्रोडक्शन कर लेने दें, हमें कोयला जला लेने दें, हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी करनी है। हमारे IPPs के मुताबिक तकरीबन 613 अरब रुपए आपने IPPs को देने हैं। फिर उसके बाद डिस्कोस का है, फिर डिले टैरिफ एडजस्टमेंट 35% है, डिस्को इनएफिशिएंसीज आपकी 31% है, फाइनेंशियल कॉस्ट उसकी जो आती है वो 16% है, और अनबजटेड सब्सिडीज जो हैं वो तकरीबन 18% है। अच्छा, अब मैंने टोटल आपको जिस तरह बताया तो 2020 तक कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 35,992 है। अब आप 12,992 जो है वो परसेंट आप बिजली जाया कर रहे हैं। इस जाया के ऊपर इसको मिस मैनेजरियल एरिया कहते हैं। यानी अगर आपको बता दूं तो पुअर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर आपका थेफ्ट हो गया, फिर प्रोडक्शन फैक्टर आ गया, फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिसोर्स पर रिलाय कब किया था? विंड एनर्जी कहां पर है बलूचिस्तान में, मुझे जरा बता दीजिए। सोलर एनर्जी के ऊपर मेरे पास इस टाइम पे सबसे महंगा सोलर एनर्जी लगा हुआ है। उसका डक्ट अगर उसके 2 कंफ्यूजन्स लगते हैं, उनको लगने के बाद भी वो सप्लाई पूरी नहीं कर रहा, और उसी तरीके से जैसे UPS काम करता है, तो टेक्नोलॉजी का फॉल बैक आने की वजह से वो सोलर जो है वो उस तरह बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा जिस तरीके से चाइना में कर रहा है। इसका मतलब है आपके पास लैक ऑफ इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, अगर आप देख लें तो लो रेट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, फ्यूल स्टोरेज, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, सर्कुलर डेट, पुअर पॉलिसी मैनेजमेंट, लैक ऑफ टेक्निकल स्टाफ, अच्छा टेक्निकल स्टाफ की सिरे से काम ही कहीं नहीं है। अब इस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो मैंने आपको बताया कि गैस, अब सिर्फ अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो सारी दुनिया, पूरा यूरोप, ये वही है जिसने कार्बन एमिशन पे आवाज उठाई थी। अब सारा के सारे कोल पे क्यों शिफ्ट हो गए? मैं रिन्यूएबल पे फिर दोबारा से आपसे मतलब एक तालिबाना हैसियत से पूछना चाहता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी तो बाकी इथेनॉल की बात कीजिए, सोलर की बात कीजिए, विंड की बात कीजिए, जो कि जिसका आपके पास टेक्निकलिटी है ही नहीं। डॉक्टर साहब, वेरी वैलिड पॉइंट हो सकती है तो आप हाइड्रो को आप जो है जो मेन सोर्स पॉइंट को जो है वो आपने पॉलिटिसाइज कर रखा है। ठीक हो गया। मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप चारों से चाहूंगी कि मुख्तसर सोल्यूशन बताए, इमीडिएट सोल्यूशन जो अब हम लोगों को इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि एक तो अपना जो इकोनॉमिक हिट हम ले रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत को इंपोर्ट करके वो ना हो, और दूसरा हम एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जी की तरफ भी जाते रहें। कोल भी ठीक है, यू आर राइट अबाउट दैट, क्योंकि हमारे पास इंडिजिनसली कोल मौजूद है, अफगानिस्तान के अंदर कोल मौजूद है, और हमें अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम फर्नेस ऑयल, फ्यूल, उससे कैसे जान छुड़ाई जाए? आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले, रिन्यूएबल एनर्जी, पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स कंप्लीटली मेस्ड अप है। हम लोग बहुत हेविली रिलाय कर रहे हैं इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, और वो हमारे मईशत का भी सत्यानाश कर रहा है। मैं अब तमाम पैनलिस्ट से एक एक करके गुजारिश करूंगी कि वो सॉल्यूशंस जो आप समझते हैं कि आज ही से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएं, वो मुख्तसर 1-1 मिनट के अंदर बता दीजिएगा। डॉक्टर गुल फराज साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँ कि मेरे बाकी जो पार्टिसिपेंट थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं, और जो लास्ट में आपके पार्टिसिपेंट थे जो कोल को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता चलता कि ये किस लॉजिक की बात कर रहे हैं। कोल सिर्फ उसी सूरत में यूज हो सकता है कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजी हो, जो काफी महंगी पड़ती है और पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं लगी है। तो इस वजह से वो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है, कहीं वो उसको पहले खुद जो है वो रैशनलाइज करें। जो हमारे लिए जो जरिया है वो है रूफटॉप सोलर का। बड़े जो प्लांट है, सोलर प्लांट जो ग्रिड पर आते हैं, वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो
बहुत ज्यादा बिजली ग्रिड पे ज़ाया हो जाती है। तो सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए रूफ टॉप सोलर है, चाहे घरों का रूफ टॉप हो या दफ्तर का रूफ टॉप हो या इंडस्ट्री का रूफ टॉप हो, तो उससे पाकिस्तान के अंदर एनर्जी में काफी। उसके अलावा जो हमारा प्रोग्राम है न्यूक्लियर एनर्जी का, वो भी उसके ऊपर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। और हाइडल के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में कोई 9-10 लाख मेगावाट जो है शामिल हो रहा है, और हाइडल को भी हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर गुल फराज साहब। डॉक्टर फयाज साहब, योर सॉल्यूशंस फॉर द गवर्नमेंट? जी, हम पहला सॉल्यूशन वो ये है कि हमें अपनी डिमांड को मैनेज करना होगा। हमारी डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे सर्दियों में डिमांड 12,000 से नहीं बढ़ती, गर्मियों में आपने जो फिगर बोला वो 30,000 है। तो ये 18,000 मेगावाट क्या हम इंपोर्ट करके या रिन्यूएबल लगा के, क्या ये जो कंजम्पटिव डिमांड है इसको, जो कि सारी वक्त भी नहीं रहती, क्या ये 18,000 कूलिंग लोड जो है इसको सप्लाई करने की तरफ तवज्जो दें या अपनी कंजर्वेशन की तरफ तवज्जो दें? हम अपने बिल्डिंग कोड्स ठीक करें, एनर्जी एफिशिएंट की तरफ जाएं। तो इस स्ट्रीक में लगे रहे कि जैसे जैसे डिमांड बिला वजह बढ़ रही है और उसको हम सप्लाई करने के चक्कर में पड़ जाएं। तो गवर्नमेंट की पहली तवज्जो अपनी डिमांड को कर्टेल करना होगा। जो प्रोडक्टिव डिमांड है उसको बढ़ाना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी होगी, ना कि ये एयर कंडीशनिंग लोड को। सबसे जो बड़ी रिकमेंडेशन ये है, इस स्ट्रीक में ना एनर्जी मिक्स अभी इतना बुरा नहीं है, सिवाय इसके कि हमने इंपोर्ट, हमारी अगर इंपोर्ट बोल जो पूरी दुनिया में वो बढ़ गया है, तो ये डाइवर्सिटी वैसे भी चाहिए होती है सस्टेनेबिलिटी के लिए, लेकिन वो हमारी किस्मत इस पूरी दुनिया में ये मसला पड़ गया कि इंपोर्ट बिल सबका बढ़ गया। लेकिन हमारे पास अभी भी, मैं ये समझता हूं, डिमांड साइड मैनेजमेंट और हमारे जो पूरे बिल्डिंग कोड्स हैं उसको करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, एज अ कंट्री ग्रोज तो उसके साथ साथ डिमांड बढ़ती रहती है, तो हम लोगों को डिमांड भी जो है उसके लिए सप्लाई भी ऐड करनी पड़ेगी। जी, अरशद अब्बासी साहब, आपके सजेशंस फॉर द गवर्नमेंट? देखिए, पहली जो बात है यहाँ पे बात की है डिमांड साइड मैनेजमेंट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टोटल डिफरेंट। मैं तो कहता हूँ सप्लाई साइड मैनेजमेंट। वजह ये है कि पाकिस्तान में जो कोल के लगे हैं या जो फर्नेस ऑयल के हैं या गैस के हैं, देखिए उसकी एफिशिएंसी कितनी है। दुनिया में स्टैंडर्ड है कि आप कोई भी 45-50 से कम नहीं आता। हमारे पास तो अभी 23 के और 18% के वो भी चल रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी, वो टेक हाई फ्यूल लेते हैं और लो बिजली पैदा करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई साहब बात कर रहे थे कोल के मतलब, बात ये है कि जब यूक्रेन रशिया का मसला हो गया तो वाकई यूरोप को शिफ्ट होना पड़ा पोलिश कोल की तरफ। वो एक मजबूरी, अदरवाइज इंडियन सुप्रीम कोर्ट में 10 पिटीशंस एंड प्लस यूएन की सेक्रेटरी जनरल की जो स्टेटमेंट है वो ये हैव टू गो, फेस आउट करना पड़ेगा कोल। तीसरी, आपने एक बात सुने, अब आपको बात मेरी गौर से सुननी पड़ेगी। वो ये है कि देखिए एक हदीस है, मेरा ख्याल है कि जब आप मरने से बचने के लिए, मौत से पहले आप मतलब हराम चीज़ भी खा सकते हैं। ये ख्याल कीजिए। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमारे पास 800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है ईरान का, पाकिस्तान का। आपको पता है कितनी एलपीजी वहाँ से स्मगल होके आती है? तकरीबन 30,000 से लेके 60,000 मैट्रिक टन पर ईयर, जबकि जो एक्चुअल रूट है वहाँ से 8,000 आती है। कभी किसी ने पूछा वहाँ से डीजल कितना स्मगल होके आता है, पेट्रोल कितना स्मगल होके आता है? हम नियर डेथ चले गए, हमारे पास डॉलर नहीं है। देखिए बात यह है कि आज ईरान को चाहिए आम, उनको चाहिए बेडशीट्स, उनको चाहिए जीन्स। आप ये इनको दें, सबसे बड़ी टेक्सटाइल की मार्केट वो है, आपको डॉलर की जरूरत ही नहीं है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप रूस से लाने लगेंगे, जी रूस से लाएंगे। बात करनी चाहिए कि अभी इस वक्त हम बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करते हैं, करें। हमारा नेबर है, हम ना, हमें राशनिंग करनी पड़ेगी बांग्लादेश, ना वो श्रीलंका है, ना हम इंडिया है। हमारा है, हमें बार्टर करना है और हमें फ्यूल चाहिए, हमारे पास डॉलर नहीं है। हम जीन्स देंगे, हम ये करें जो प्रैक्टिकल है, जो एग्जिस्टिंग है, इस प्रैक्टिस को जरा। मुझे डॉक्टर हसनैन जावेद साहब से भी सॉल्यूशन पूछना है। डॉक्टर साहब देखिए जी, ईरान के साथ वही कुव्वतें मना करती हैं जिन्होंने आपकी रिजीम चेंज किया। अगली बात मैं करता हूं कि 16 गैर फाल पावर प्लांट जो हैं, जो जर्मनी में थे, उन्होंने दोबारा कोल को जो है वो फाल कर दिया है।
اس کے اوپر قوانین بنیں گے اور اس کے اوپر کلائمیٹ انرجی کے اوپر بہت سارے پرابلمس آئیں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ کا نہ سولر، نہ ونڈ، نہ آپ کے بلوچستان کے اندر، نہ سم کے اندر، نہ جمر کے اندر، نہ رینیوبل انرجی کے اوپر کسی قسم کا کام ہے، نہ آپ کے تقریباً 1.5 سے لے کے 2 میکسیمم کوئی کام ہوا ہوگا. آپ کے پاکستان کے اندر رینیوبل انرجی کے اوپر کوئی کام نہیں ہے. سب سے بڑا سولوشن یہ ہے وہی چینج کرنا کہ ہوگا. 12,000 جو ضائع کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر ہی مینیجریل ٹھیک ہوگا. میکنزم ڈیولپ کر دیں. ابھی آپ سمپل ایک سادہ سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی گھر کے اندر ابھی بجلی نہیں آ رہی تو وہ جج صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی رشوت دے کر آپ بندے کو بلا کر ان کی بڑھ رہی ہے ہماری بجلی یہ معاملہ ایسے ہی چلتا گوٹ پوائنٹ. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب بہت شکریہ. ارشد عباسی صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر گلفراز صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر فیاض احمد چودھری صاحب بہت شکریہ. ناظرین آج کچھ ہم لوگوں نے سولوشنز دینے کی کوشش کی ہے. ایک تو وہ جو چوری ہو رہی ہے اور لائن لاسز ہو رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے. دوسرا بارٹر سسٹم کے ذریعے ہمارے نیبرز ایران اور افغانستان سے جو ہم انرجی کے ریسورسز لے سکتے ہیں وہ لیا جائے. تیسرا یہ کہ اپنی جو بلڈنگز ہیں ان کی کنسٹرکشن کو ایسا کیا جائے کہ وہ کنزرو کریں انرجی. یہ نہ ہو کہ 1 گھنٹے اے سی آن ہو تو 5 منٹ کے اندر گرمی ہو جائے فوری طور پر. اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر رینیوبل انرجی مکس کی طرف آیا جائے. اور پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رینیوبل انرجی کے سورسز دیے ہیں ان کو استعمال کرنا ہوگا، نہ یہ کہ ہم اپنے امپورٹ بل کو اس قدر انفلیٹ کرتے جائیں اس مہنگائی کے دور میں جس کا الٹیمیٹ خمیازہ ایک عام آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں فیول امپورٹ کیا جائے. یہ جو انرجی کے اوپر ہم بہت زیادہ جھونک رہے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. اس امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.